Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 10 solutions and colloids, right? So according to the reduced syllabus, we have to directly start from the calculation topics. So I'll just directly go to that topic. Okay. So right from this concept we have to start. Mass percent of a solution containing 10 grams sugar dissolved in 100 grams of water. So mass percent का फॉर्मूला है mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100. ठीक है. Mass percent is equal to, ये फॉर्मूला लिख लो अपने पास, mass of solute divided by mass of solution ठीक है. और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से. ठीक है. लिख लो अपने पास फॉर्मूला. mass of solution solute, यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ. percentage is equal to percentage by mass is equal to mass of solute divided by mass of solution multiplied by 100. ठीक है. ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है. तो अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम वाटर. ठीक है. तो शुगर सॉल्यूट है. ठीक है. तो उसका वेट आपने लिखा 10 ग्राम. सोल्यूशन का वेट क्या होगा? वाटर सॉल्वेंट है 100 प्लस 10. शुगर सॉल्यूट है. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज गोइंग टू गिव यू द वेट ऑफ द सोल्यूशन. तो ये आपने ऐड कर लिया और मल्टीप्लाई बाय 100. तो यू आर गोइंग टू गेट परसेंटेज बाय मास. ठीक है. अब आ जाते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. सो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला है mass of solute divided by volume of solution in centimeter cube multiplied by 100. ठीक है. सो परसेंटेज 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का मतलब क्या होगा? 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, सॉरी ये है फॉर्मूला इसका. परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू percentage volume by volume is equal to volume of solute in centimeter cube divided by volume of solution in centimeter cube multiplied by 100. ठीक है. सो 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर क्यूब एथेनॉल इज डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर वाटर का कितना वॉल्यूम होगा, तो वाटर का वॉल्यूम होगा 95 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. Percentage volume by weight is volume of solute in centimeter cube divided by mass of solution in grams multiplied by 100. Now here comes another concept of concentration, molarity and molality. अच्छा, molarity तो आप लोगों ने बेटा 9th में भी पढ़ा था बड़ी डिटेल में टॉपिक. molarity is number of moles of solute dissolved
per decimeter cube of solution. ये इन्होंने डेसीमीटर लिखा है, it is per decimeter cube of solution, right? On the other hand, molality क्या है? Number of moles of solute dissolved per kilogram of solvent. ठीक है, जब हम मोलारिटी की बात कर रहे हैं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, और मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोलारिटी जो है पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन लेते हैं मोलारिटी में, और मोलालिटी में हम पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। मोलालिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको करेक्शन यहाँ पर कर लें, ये जो लिखा हुआ है। और मोलालिटी को जो है हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल एम। इन्होंने कैपिटल एम लिखा हुआ है, सो दिस इज रॉन्ग। ये जो पूरा लिखा हुआ है दिस इज रॉन्ग। मुझे यहाँ पे लिखने दे फॉर्मूला, आप प्लीज अपने पास करेक्शन कर लें। स्मॉल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ solute divided by kg of solvent, ठीक है। ये फॉर्मूला है मोलालिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। मोलालिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और मोलारिटी का क्या है? मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, और उसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ओके, 0.25 ग्राम NaHCO3 dissolve in 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसकी मोलारिटी मालूम करनी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला मैं अब आपके सामने यहाँ लिख देती हूँ, शेयर कर लेती हूँ। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आ जाते हैं, आपको क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए हुए? नहीं, उसका मैथ दिया हुआ है, तो उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें, अमाउंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट होने चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। यहाँ पे ये दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। 100 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइडेड बाय 1000 करके हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इट इज 0.1, और नंबर ऑफ मोल्स आप या तो मालूम कर लें या फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लें। 0.25 डिवाइडेड बाय मोलर मास 72, और इसको डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन 0.1 से हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास मोलैरिटी। ये आप इसको खुद सॉल्व करके देखें। 0.25 डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 0.1 एंड दैट इज 34.72 मोलर। अच्छा, अब आ जाता है मोलालिटी का एक सवाल। इथेनॉल इज एक्सीलेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर tinctures and in extraction of medicinal components of plants.
For this purpose, either pure ethanol or aqueous solutions are used. A solution prepared by mixing 1 gram ethanol with 100 gram water. आपको मोलैलिटी मालूम करनी है, ठीक है। मोलैलिटी का ये फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, वाटर, उसका 100 ग्राम दिया हुआ है, इसको 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लोगे। मोल्स मालूम करने पड़ेंगे एथेनॉल के, उसका ग्राम्स दिया हुआ है। मोलर मैस एथेनॉल का है 46, मोल मालूम कर लो, 1 डिवाइडेड बाई 46 मोल्स आ गए। वाटर के किलोग्राम्स मालूम कर लो, 100 डिवाइडेड बाई 1000, वैल्यूज पुट करो और इसको खुद सॉल्व करो अभी बैठकर, ठीक है। एज यू आर वॉचिंग द लेक्चर, so simultaneously you keep on solving it with your calculators. So 100 divided by 1000 is equal to 0.1 kg, right? And molality के फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, तो इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, so it is 0.217 molality, right? So this is for molality. Now there is another question. Any fluids infused? Must be isotonic with blood cells and blood plasma. अच्छा, 5% डेक्सट्रोज और 9% नॉर्मल सलाइन उसमें यूज होता है। 5% का मतलब है 5 ग्राम ग्लूकोज पर 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, एंड 9% का मतलब है 9 ग्राम NaCl पर 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, ठीक है। अब मोलैरिटी मालूम करनी है, तो मोलैरिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो आप 5 ग्राम को डिवाइडेड बाय 180 करोगे और वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लोगे, ठीक है, और वैल्यूज पुट करो, सो यू आर गोइंग टू गेट द मोलैरिटी, ठीक। 5 डिवाइड बाय 180 ये आ गया मोल्स, एंड देन 1 डिवाइड बाय 0.1 वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब आपने पुट किया, और दूसरा पार्ट भी इसका बिल्कुल सेम मेथड से होगा। सो होप सो यू आर गोइंग टू डू इट योरसेल्फ। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इन्होंने मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशंस नहीं लिखी हुई, तो लेट मी फर्स्ट explain you what the mole fraction is. Mole fraction जो है is represented by सिंबल x, ठीक है, x से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक। अच्छा, अब ये एक्चुअली है क्या, ये बेसिकली हमें मोलर रेशियो बताता है ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। मेरा ख्याल है हमने जो चैप्टर किया था गैसेस वाला, वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट आया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हम बेसिकली किसी भी कंपोनेंट का कैसे मालूम कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन, लेट्स सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन with 2 components, A and B, ठीक है। एक सोल्यूशन है आपके पास, 2 कंपोनेंट्स A और B उसमें मौजूद है, ठीक है। तो जब आप इसका मोल फ्रैक्शन मालूम करोगे दोनों कंपोनेंट्स का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू
गो। मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स को बल्कि मैं यहाँ पर सिंबल एन से रिप्रेजेंट करती हूँ। मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है, एक्स ए हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक्स बी हो जाएगा मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद एक बात हमेशा याद रखना, टोटल मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी इज गोइंग टू गिव अस टोटल मोल्स। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शंस मालूम करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के, अच्छा चाहे दो कंपोनेंट हो, तीन कंपोनेंट हो, चार कंपोनेंट हो, जितने भी कंपोनेंट्स किसी सोल्यूशन में हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है। यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लेकर चलना है व्हेन वी आर डूइंग कॉन्सेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अब एक्वस सोल्यूशन में 100 ग्राम एथेनॉल है पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन, डेंसिटी इसकी 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा, अब आपको मैस एथेनॉल का तो मालूम है, वाटर का मैस नहीं मालूम, ठीक है। तो वॉल्यूम तो है सोल्यूशन का 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मैस ऑफ एथेनॉल है 100 ग्राम। मैस ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? वो है 0.984। डेंसिटी हमें मालूम है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर मैस मालूम करना है तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कर देंगे। तो मैस सोल्यूशन का है यहाँ पर कितना? 984। अच्छा, मुझे अब ये क्यों करना पड़ रहा है? मुझे सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है एथेनॉल और दूसरा है वाटर। एथेनॉल की तो ग्राम्स मालूम है, वाटर की ग्राम्स नहीं मालूम। सोल्यूशन का डेसीमीटर क्यूब पता है कि दिया हुआ है। तो टोटल मैस सोल्यूशन का कितना आ गया? 984। तो वाटर का मैस कितना होगा? सोल्यूशन के मैस में से 100 माइनस कर दिया तो वाटर का मैस निकल आया, ठीक है। तो अब मेरे पास वाटर का मैस है 884, एथेनॉल का मैस है 100 ग्राम, ठीक है। और मुझे मोल फ्रैक्शंस मालूम करने हैं दोनों के, वाटर का भी और एथेनॉल का भी। अच्छा, पहले मैं दोनों के मोल्स मालूम कर लेती हूँ। वाटर के मोल्स होंगे ना, मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मैस, 884 डिवाइडेड बाय 18 होता है वाटर का मोलर मैस, ठीक है। इसी तरह मोल्स ऑफ एथेनॉल होंगे, मैस ऑफ एथेनॉल डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मैस। तो इसका मोलर मैस है 46, तो उसके 2.17 आ गए, वाटर के 49.1 है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? दोनों को ऐड कर दिया, 51.27। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, 0.95 आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, मोल्स ऑफ एथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, 0.042 आ गया। और इन दोनों का आप सम करके देखो, जैसे मैंने कहा था कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आना चाहिए, तो दैट शुड बी 1 हियर, ठीक है। तो होप सो कि ये आपको मोल फ्रैक्शन का समझ आ गया होगा, ठीक है, कि क्या होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक। कैसे मालूम कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन हम? और मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी हमेशा क्या आएगा? दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो होप सो मोल फ्रैक्शन का तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन।
कैलकुलेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अच्छा, तो पार्ट्स पर मिलियन की कैलकुलेशन के लिए हमने बेसिकली क्या करना है, क्या फॉर्मूला यूज होगा। पार्ट्स पर मिलियन इज रिप्रेजेंटेड एज ppm, that is equal to volume of solute divided by solution volume, और इसको आगे से फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10⁻⁶ के साथ, ठीक है। नॉट 106, इट इज 10⁻⁶. So I'm unfortunately here I'm unable to write this. चले, अब यहाँ पर आपको 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर दिया हुआ है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट दी हुई है 3.5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब। CO की कॉन्सेंट्रेशन इन ppm निकालनी है, तो आपने कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर लेस अमाउंट में है, 1 डेसीमीटर क्यूब एयर है तो एयर मोर अमाउंट में है, तो एयर इज सोल्यूशन और कार्बन मोनोऑक्साइड सॉल्यूट है, तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रखा डिवाइडेड बाय एयर का 1 डेसीमीटर क्यूब था, तो सेंटीमीटर क्यूब में वो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब और मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁶ से, दैट इज गोइंग टू गिव यू इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन ppm। अच्छा, पार्ट्स पर बिलियन में मालूम करने के लिए आपको पार्ट्स पर मिलियन में मालूम करने के लिए आपको दोनों के रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁶ से, और पार्ट्स पर बिलियन मालूम करने के लिए 10⁹ से मल्टीप्लाई करना है। ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 पार्ट्स पर बिलियन है। व्हाट मास ऑफ ओजोन विल बी प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ एयर। अच्छा, तो अब आपने मास ऑफ ओजोन इन ग्राम मालूम करना है। मास ऑफ एयर इन ग्राम आप यहाँ पर रख लीजिए, पर किलोग्राम ऑफ एयर कहा था तो ग्राम में वो 1000 है और मल्टीप्लाई कर दिया 10⁹ से, तो यू विल गेट, और पार्ट्स पर बिलियन आपको दिया भाई यहाँ पे 0.5, रीअरेंज करके फार्मूला को यू आर गोइंग टू गेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन दैट इज 5 इंटू 10⁻⁷। Calculate parts per billion by mass of calcium in a 2.5 gram tablet containing 500 milligram calcium। अच्छा, अब 500 मिलीग्राम कैल्शियम है, उसका ppm मालूम करना है, तो आपने क्या करना होगा, 500 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 500 को डिवाइड कर दो 1000 से, ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद वो हो जाएगा 0.5 ग्राम। 0.5 को 2.5 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ कर देंगे, ठीक। तो दैट इज गोइंग टू गिव यू पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। ठीक, क्या करना है, 500 डिवाइडेड बाई 1000 0.5 आ जाएगा, और 0.5 को फिर 2.5 से डिवाइड करके और यू आर गोइंग टू गेट मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ करके यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। उसको खुद सॉल्व करके देखें। अब यहाँ पर आपको 22 मिलीग्राम कैल्शियम आइंस दिए हुए हैं एंड 0.06 मैग्नीशियम आइंस पर kg ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ दीज आइंस इन ppm। अच्छा, अब बेसिकली ये तो मिलीग्राम में दिया हुआ है
और ये केजी में दिया हुआ है सोल्यूशन। तो आप या तो यूं कर लें, इसको मिलीग्राम में ही रहने दें, किलोग्राम को मल्टीप्लाई बाय 1000 करके ग्राम में चेंज किया और ग्राम को मल्टीप्लाई बाय 1000 करके मिलीग्राम में चेंज किया, यानी 1000 मिलीग्राम सोल्यूशन है आपके पास। तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 10⁶। So you are going to get concentration in ppm, ठीक है। और इसी तरह मैग्नीशियम की भी कर लेंगे। ये वो जो टेबलेट वाला है मैंने आपको बताया था। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने उसको ग्राम्स में दोनों को चेंज करके किया है। सो वॉट एवर मैथड आपको ठीक लगता है आप वो कर लें। जो ऊपर उन्होंने आंसर्स शेयर किए वो ठीक नहीं है। ये देखो, कैल्शियम का मैथ था, उसको मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया डिवाइड बाई 1000 करके, और सोल्यूशन का मैथ था किलोग्राम में, उसको भी ग्राम में चेंज किया मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। सो दैट इज कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन है 22 ppm, और मैग्नीशियम की मिलीग्राम्स को पहले ग्राम्स में चेंज किया डिवाइड बाय 1000 करके और मल्टीप्लाई बाय 10⁶ किया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गोल्ड इन सी वाटर 1.09 × 10⁻² पार्ट्स पर बिलियन है। मैस ऑफ वाटर आपसे पूछ रहे हैं, ये फार्मूला आप लगा लें। अच्छा जी, ये थोड़ा सा समझने वाला है। अब कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ये इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स 15% वेट बाय वेट ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है। तो 15% वेट बाय वेट ग्लूकोज का मतलब है 15 ग्राम्स ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। तो मैस ऑफ ग्लूकोज है 15, सोल्यूशन का मैस है 100, वाटर का मैस है 85, ठीक है। और इसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज किया तो दैट बिकम्स 0.085 kg। अच्छा, ये मोलैरिटी पूछ रहे हैं या मोलैलिटी पूछ रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर इट मस्ट बी मोलालिटी, इसको करेक्शन कर लें। कैलकुलेट द मोलालिटी, यहाँ पे मोलैरिटी नहीं मोलालिटी पूछा हुआ है, ठीक है। स्मॉल एम, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वाटर का मैस है 0.085 किलोग्राम, मोल्स ऑफ ग्लूकोज 150 डिवाइड बाय 180, सो मोलालिटी इज 0.98 मोल पर केजी। देखो उन्होंने स्मॉल एम ही लिखा है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इट्स नॉट मोलारिटी इट्स मोलालिटी। अच्छा, एक और इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। Sulfuric acid is known as king of chemicals. It is used in manufacturing of many chemicals. अब यहाँ पर आपको इसकी दी हुई है परसेंटेज बाय वेट, इसकी डेंसिटी दी हुई है, आपसे इसकी मोलारिटी पूछ रहे हैं, ये कैपिटल एम ही पूछ रहे हैं, ये मोलारिटी है कैपिटल एम, ठीक है। अच्छा, इसका मैं फॉर्मूला आपकी किताब यहाँ पर भी इन्होंने एक लंबा सा मेथड आपके साथ शेयर किया हुआ है, और इस लंबे मेथड से सॉल्व करके आप ये निकालें। लेकिन आई एम गोइंग टू गिव यू अ फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला। If density and percentage is given to you, तो how can you relate density and percentage with molarity, ठीक है। So molarity, let me write that formula. Molarity capital M is equal to
डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये जो स्टेरिक है, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लाई। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर mass, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर mass। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर mass, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट मी सॉल्व इट हियर। मोलैरिटी मैंने मालूम करनी है। डेंसिटी है 1.84, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी परसेंटेज से 98, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, और इन सबको फिर मैंने डिवाइड करना है। 98 इसका मोलर मास है, ठीक है। सो so now we are going to solve it, and 1.84 multiply by 10. Okay, so the answer is 18.4, ठीक है। So instead of going through that lengthy process, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं, so you are going to get the molarity, ठीक है। molarity is equal to density multiplied by percentage multiplied by 10 divided by molar mass, ठीक है। तो ये हमने देखो एंड में आंसर देखते हैं, इट इज 18.4, ठीक है। आंसर इज 18.4। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट लेंथी प्रोसेस, आप एक स्टेप में ये कर लें, फॉर्मूला लिख लीजिएगा इसका। इसी तरह अब यहाँ पर कमर्शियल HCl इज 12 मोलर, इसकी मोलरिटी दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है, परसेंटेज मालूम करनी है। अब आपको यहाँ पर m की वैल्यू दी हुई है और आपको मालूम क्या करना है, परसेंटेज मालूम करनी है। तो आप m की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 12 इज इक्वल टू डेंसिटी दी हुई है आपको कितनी, 1.17, परसेंटेज आपको मालूम करनी है, परसेंटेज आपको मालूम करनी है, और 10 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर लेंगे मोलर मास से। उसका मोलर मास है 36.5, और फॉर्मूला को रीअरेंज करके आप मालूम कर सकते हैं। 36.5 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.17 और 10 दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, एंड यू आर गोइंग टू गेट द परसेंटेज, ठीक है। तो बेहतर है कि आप ये सिंपल फॉर्मूला से काम कर लें। नाउ नेक्स्ट इज another इंटरकन्वर्जन। 250 cm3 2 मोलर इथेनॉल है, इस मिक्स 250 cm3 ऑफ वाटर,
रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। आपने 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डाला तो वो डाइल्यूट हो गया सोल्यूशन, ठीक है, पहले 250 था। तो अब बेसिकली आपको ये 250 सेंटीमीटर क्यूब 2 मोलर NaOH के दिए हुए हैं। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोलर NaOH में कितने NaOH की मोल्स होंगे? 250 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यानी आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 2 मोल्स है, तो 250 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे? 2 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 250, तो ये आ गया 0.5 मोल्स। टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना हो गया? 250 प्लस 250 500 सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लें तो मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन हो जाएगी 0.5 डिवाइड बाय 0.5 और दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। Rest of these calculations I think you can do yourself. Method I have explained to you. So if you find any difficulty you can discuss with me. अब आ जाते हैं राउट्स लॉ। राउट्स लॉ बेसिकली बेटा एक्सप्लेन करता है वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब ये तो आपको पता है, अगर लेट्स सपोज मैं प्योर वाटर लेती हूँ तो प्योर वाटर का जो भी वेपर प्रेशर होगा, अगर मैं उसको कंपेयर करूं विथ सम सोल्यूशन ऑफ वाटर, लेट्स सपोज वाटर में मैंने ग्लूकोज डिजोल्व कर दिया, ठीक है। तो ग्लूकोज जब डिजोल्व कर दिया वाटर में, तो अब सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं रहे वहां पर, बल्कि सॉल्यूट ग्लूकोज के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सो प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज गोइंग टू डिसरप्ट द वेपर प्रेशर। अब वो कैसे वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेगा? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या प्योर सॉल्वेंट जैसा होगा या अलग होगा, ये हमें राउट्स लॉ में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, when a non-volatile solute is dissolved in a solvent, the vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solvent, ठीक है। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे। सो P is directly proportional to X1. What is this P? P is vapor pressure of solution, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगी, और जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाती हूं तो P is equal to P naught X1. Where what is this P naught? P naught is constant of proportionality and it is vapor pressure of pure solvent, ठीक है। व्हाट इज दिस पी नॉट? पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। जब मैंने यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाया, एंड व्हाट इज दिस x1? x1 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन, ठीक। अच्छा, अब एक चीज आपको सिखाई थी कि x1 और x2 का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, वेयर व्हाट इज दिस x2? x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जाहिर है सोल्यूशन में दो ही चीजें होंगी, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। तो x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो अगर मैं इसकी x1 की वैल्यू पुट करती हूँ इक्वेशन 1 में, तो दैट बिकम्स P नॉट 1 माइनस x2। सो इसको मैं ओपन करूं अगर ब्रैकेट को, तो दैट इज P नॉट माइनस P नॉट x2। और अगर मैं इसको P नॉट को दूसरी साइड पे ले जाऊं, अच्छा P नॉट क्या है यहाँ पे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो P माइनस P नॉट इज इक्वल टू माइनस P नॉट x2। मेरे पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, और अगर मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज P नॉट माइनस P इज इक्वल टू P नॉट x2
P naught minus P is equal to delta P. So that is equal to P naught x2, where what is this P naught minus P या delta P, ये क्या है? It is lowering of vapor pressure of solvent. ठीक है, तो according to second definition, राउट्स लॉ की सेकेंड डेफिनेशन क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस, के lowering in vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute. x2 किसका मोल फ्रैक्शन है? सॉल्यूट का. ठीक है, तो ये हो गया बेटा सेकेंड डेफिनेशन. ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ solvent in a solution is directly proportional to mole fraction of mole fraction of solvent. सॉरी, वेपर प्रेशर फर्स्ट डेफिनेशन मैं रिवाइज कर लेती हूँ. When a non-volatile solute is dissolved in a solvent, vapor pressure of solution P is directly proportional to mole fraction of solvent. Second definition क्या है? Lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute. ठीक है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. जितना ज्यादा सॉल्यूट का मोल होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर लोअरिंग होगी. ठीक है, तो इसकी फर्दर हम थोड़ी सी अगर डेरिवेशन करें तो ये जो ऊपर हमारे पास आया है डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट इंटू x2. इट इज बेसिकली पी नॉट, यहाँ से पी नॉट को अगर मैं दूसरी साइड पे ले आऊंगी तो दिस बिकम्स पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2. सो this delta P by P naught is called relative lowering in vapor pressure of the solvent. So ये third definition यहाँ से राउट्स लॉ की आ जाती है. It can also be stated that relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. ठीक है, delta P over P naught is equal to x2. ठीक, अच्छा अब इसकी एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. पार्शियल प्रेशर बेंजीन और टॉलुइन के मालूम करने हैं आपने. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको दिया हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर बताना. ये एक सोल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, बेंजीन और टॉलुइन. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 95.1 है एंड दैट ऑफ प्योर टॉलुइन इज 28.4 mm. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बेसिकली बेटा वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाई बाय पी नॉट बेंजीन. ठीक, जो प्योर का होता है उसको पी नॉट कहते हैं. तो यहाँ पे इनको सिंबल लगाना चाहिए था पी नॉट. ये हो जाएगा, लेट मी राइट हियर, पी बेंजीन इज इक्वल टू पी नॉट. ठीक है, ये मैं नॉट का सिंबल मेरे पास आ नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, सो इसको unable to do this. अच्छा चले, एनीवेज
P बेंजीन इज इक्वल टू, मैं अब नॉट की जगह 0 ही लगा रही हूँ, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको दिया हुआ है 0.6 और टॉलुइन का है 0.4। ठीक है, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 951 प्योर बेंजीन के वेपर प्रेशर से, सिर्फ प्रेशर ऑफ टॉलुइन और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन 0.4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पी नॉट होना चाहिए था, पी नॉट टॉलुइन, तो ये आ गया दोनों का प्रेशर। और टोटल प्रेशर सोल्यूशन का कितना होगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर्स का सम होगा। ठीक है, अच्छा, so that's all for today's lesson. So I'm just going to conclude my lesson here. ये सारे आपने जितने भी हमने प्रॉब्लम्स किए हैं इनको सॉल्व करना है, और अब इसी चैप्टर का एक और लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगी। सेकंड लेक्चर में हम लेफ्ट ओवर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और फिर आपने ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव, आपने फिर मेरे साथ क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करना है।